हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बीकॉम 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 करेंगे। ठीक है, चैप्टर 6 का नाम है बाजार संतुलन के निर्धारण। ठीक है, ये चैप्टर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बाजार का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ मार्केट। ठीक है, देखिए बाजार का अर्थ, बाजार से अभिप्राय उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां एक वस्तु के क्रेता और विक्रेता वस्तु के क्रय और विक्रय के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ठीक है, तो बाजार क्या है? बाजार उस क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर क्रेता और विक्रेता वस्तु के क्रय और विक्रय के लिए आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ठीक है, तो ये होता है बाजार। उसके बाद है बाजार संरचना के प्रकार। ठीक है, बाजार संरचना के दो प्रकार होते हैं। देखिए, बाजार संरचना के प्रकार, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्ण प्रतियोगिता और दूसरा होता है अपूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता भी तीन तरीके का होता है। एक होता है एकाधिकार, दूसरा होता है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता और तीसरा होता है अल्पाधिकार। ठीक है, तो बाजार संरचना के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है पूर्ण प्रतियोगिता और दूसरा होता है अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता तीन तरीके का होता है। पहला होता है एकाधिकार, दूसरा एकाधिकारात्मक और तीसरा अल्पाधिकार। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में जान लेते हैं क्या होता है। कहने का मतलब ये चार हो गया, ये पहला पूर्ण प्रतियोगिता, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा हो गया और ये चौथा। चार तरीके का होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता से। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता से अभिप्राय एक ऐसी बाजार की स्थिति से होता है जहां पर बहुत बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता बाजार द्वारा निर्धारित कीमत पर, ठीक है, एक समरूप वस्तु का लेन देन करते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता से अभिप्राय उस स्थिति से होता है जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता जो होते हैं बाजार द्वारा निर्धारित कीमत पर समरूप यानी एक जैसी वस्तुओं का लेन देन करते हैं। ठीक है, तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, उसके बाद है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। पहली विशेषता ये है कि बहुत बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। ये पहला इसका पहला जो है इसका फीचर था, यानी विशेषताएं थी। ठीक है, उसके बाद दूसरा है समरूप वस्तुएं। समरूप वस्तुएं मतलब क्या होती है? समरूप वस्तु मतलब एक जैसी वस्तुएं। बाजार में बेचने के लिए जो उत्पाद होते हैं समरूप होते हैं। उत्पाद मतलब वस्तु जो होती है एक जैसी होती है। ठीक है, मतलब उनके आकार, गुण, रंग ये सब जो है एक जैसी होती है। ठीक है, उसके बाद है प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता। प्रत्येक विक्रेता को उद्योग में प्रवेश करने या बहिर्गमन करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर। उसके बाद है क्रेता और विक्रेता को पूर्ण ज्ञान। ठीक है, पूर्ण ज्ञान से प्राय क्या होता है? क्रेता और विक्रेता को बाजार कीमत की पूरी सूचना होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कोई भी फर्म अलग अलग कीमत वसूल करने की स्थिति में नहीं होती है। ठीक है, कोई भी उसका ऊंची कीमत नहीं ले सकता है। बाजार में एक समान कीमत होती है। दोनों क्रेता और विक्रेता को वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है, उसके बाद है पांचवा उत्पादन की पूर्ण गतिशीलता।
उत्पादन की पूर्ण गतिशीलता, इसमें उत्पादन के साधन जो होते हैं पूर्णतः गतिशील होते हैं, ठीक है। और साधन क्या होते हैं? साधन होता है भूमि, ठीक है, भूमि हो गया, पूंजी, ठीक है, और श्रम, ठीक है। तो ये हो जाता है साधन। उसके बाद है छठा पॉइंट जो हमारा है यातायात लागतों का अभाव। बाज़ार में एक समान कीमत सुनिश्चित करने के लिए ये मान लिया जाता है कि यातायात जो लागतें हैं वो शून्य होता है, ठीक है। एक उत्पादक जो है अपनी वस्तु को किसी भी स्थान पर बेच सकता है और जो क्रेता है वो अपनी वस्तु को कहीं से भी खरीद सकता है, ठीक है। और उसके बाद है विक्रय लागतें का अभाव। ये क्या होता है? विक्रय लागतें का अभाव से अभिप्राय क्या होता है? विज्ञापन की लागत होता है। विक्रय लागत क्या होता है? विज्ञापन की लागत, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता को पूर्ण ज्ञान होता है, जिसके कारण जो विक्रय लागत है वो शून्य होती है, ठीक है। विक्रय लागत जो है नहीं होती है। तो ये थे इसके फीचर। उसके बाद इसका अगला टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग वक्र। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग वक्र। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, ठीक है, क्योंकि इसे मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा तय की गई कीमत को स्वीकार करना पड़ता है, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता फर्म का जो मांग वक्र है वो क्या होता है? पूर्णतः लोचदार होता है, ठीक है। देखिए, आप ना इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये देख रखा वक्र दे रखा है हमें। यहाँ पे लिखा है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का पूर्णतः लोचदार मांग वक्र होता है, ठीक है। देखिए, बाजार मांग वक्र यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पे क्या दिया गया है? उत्पादन। एक्स अक्ष पे क्या दिया गया है? उत्पादन। और वाई अक्ष पे क्या है? कीमत को वाई अक्ष पर लिया गया है, ठीक है। और इसका जो डी जो है मांग वक्र है, एक्स अक्ष के समानांतर एक क्षैतिज रेखा होगी, ठीक, क्षैतिज सरल रेखा होगी, ठीक है, जो कि एक्स अक्ष के समानांतर होगी, ठीक है। उसके बाद है अगला, फर्म कीमत स्वीकारक होती है। फर्म जो है कीमत स्वीकारक होती है। फर्म कीमत स्वीकारक और उद्योग जो होती है कीमत निर्धारक होती है। प्रत्येक फर्म को मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार करना पड़ता है, ठीक है। फर्म क्या होती है? कीमत स्वीकारक करती है, और जो उद्योग है उसको कीमत निर्धारक होती है, कीमत को निर्धारित करती है, ठीक है। और प्रत्येक फर्म को मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा फर्म को कीमत को क्या करना पड़ता है? स्वीकार करना पड़ता है, ठीक है। कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां बाजार मांग बाजार पूर्ति को काटती है, ठीक है। देखिए अगले स्लाइड में मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, उद्योग क्या होते हैं? कीमत निर्धारक, और फर्म क्या होते हैं? कीमत स्वीकारक। देखिए, मांग या पूर्ति को एक्स अक्ष पे लिया गया है यहाँ पर, और कीमत को वाई अक्ष पे लिया गया है, ठीक है। ये मांग वक्र क्या है? डी मांग वक्र है, और एस क्या है? एस क्या है? पूर्ति वक्र, ठीक है। जब दोनों ये एक दूसरे को एक पॉइंट, इस पॉइंट पे कट करती है, इस पॉइंट का नाम है ई, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? इसका कीमत ओ पी क्या हो जाएगा? कीमत निर्धारक, ठीक है। और इसी कीमत पर जो फर्म है अपनी वस्तुओं को, इसी कीमत पर अपनी वस्तुओं को बेचती है, ठीक है।
देख लें यहाँ पे, और ये इसमें AR और MR के बराबर होता है, ठीक है। देखिए जो बाज़ार मांग वक्र है DD और बाज़ार पूर्ति वक्र जो है SS, ठीक है। ये DD और ये SS एक दूसरे को किस पे काटते हैं, E बिंदु पे काटती है, जिससे हमें क्या मिलता है, OP। OP क्या होता है, कीमत निर्धारक, ठीक है। कीमत स्वीकारक फर्म जो है OP कीमत को क्या कर लेगी, इसको स्वीकार कर लेती है, ठीक है। चलिए उसके बाद है एकाधिकार। एकाधिकार क्या होता है, एकाधिकार, एकाधिकार से उस बाजार संरचना से होता है जिसमें एक वस्तु को बेचने वाला एक ही विक्रेता होता है। तो एकाधिकार जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वस्तु को बेचने वाला ने विक्रेता क्या होता है, एक ही होता है, और वस्तु के कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता। इसके उदाहरण क्या हो जाएगा, भारत में रेलवे, ठीक है। एकाधिकार की विशेषताएं, एकाधिकार की विशेषताएं क्या है, पहली विशेषता तो यही है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें एक ही विक्रेता होते हैं, तो इसकी पहली विशेषता क्या हो जाएगी, इसमें एक ही विक्रेता होते हैं। एकाधिकार के अंतर्गत जो वस्तु को बेचने वाला एक ही विक्रेता होता है, ठीक है। एकाधिकारी फर्म और उद्योग एक ही होते हैं, ठीक है। एकाधिकारी का वस्तु की पूर्ति और कीमत पर जो है पूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि इसमें विक्रेता जो है एक ही होता है ना। उसके बाद दूसरा जो है निकट स्थानापन्न का ना होना, ठीक है। एक एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु के कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है, ठीक है। एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु का कोई भी निकट स्थानापन्न नहीं होता। उसके बाद तीसरा पॉइंट है प्रवेश और बहिर्गमन पर प्रतिबंध। इसमें कोई भी जो है नई फर्म प्रवेश नहीं कर सकती, और जो पहले से है वो जो पहले से फर्म है वो नहीं जा सकती, मतलब इसे प्रवेश करना और बहिर्गमन करने पर प्रतिबंध, ठीक है। उसके बाद है कीमत विभेद। अब कीमत विभेद क्या होता है, एक ही समय पर उपभोक्ताओं के विभिन्न समूह से अपनी वस्तु के लिए अलग अलग कीमत वसूल करना ही कीमत विभेद होता है, ठीक है। तो अलग अलग कीमत वसूल करना कीमत विभेद होता है। उसके बाद है इसमें कीमत विभेद होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एकाधिकार है, एकाधिकार तो अपनी अलग अलग कीमत ले सकता है। उसके बाद है कीमत निर्धारक। कीमत निर्धारक क्या होता है, एकाधिकार की स्थिति में जो फर्म है और उद्योग है, उद्योग एक ही होते हैं, ठीक है। इसमें फर्म और उद्योग एक ही होते हैं, मतलब फर्म का उद्योग के उत्पादन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो एकाधिकारी कीमत निर्धारण, इसमें एकाधिकारी जो होता है वही कीमत का निर्धारण करता है, स्वयं कीमत का निर्धारण करता है, ठीक है। देखिए एकाधिकार के अंतर्गत मांग वक्र, एकाधिकार फर्म को नीचे की और गिरते हुए मांग वक्र का सामना करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि एकाधिकार के अंतर्गत मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है, क्योंकि अधिक मात्रा को केवल कम कीमत पर बेचा जा सकता है, ठीक है। ये देखिए ग्राफ में उत्पादन को x अक्ष पे लिया गया है और कीमत को y अक्ष पर लिया गया है। OP कीमत पर, जो OP है यहाँ से यहाँ तक OP कीमत पर, कि मैं दिखाती हूँ आपको, ये OP कीमत है ना, इस पर मांग क्या है, OP कीमत पर मात्रा कितनी है, OQ, ठीक है। जब कीमत घट गई, कीमत घटकर OP1 हो गई तो मांग बढ़ गया, ठीक है। तो इससे पता चलता है एकाधिकार नीचे की ओर गिरते हुए मांग वर्ग का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कीमत कम करके ही मांग को मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, मांग को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है अगला
बाजार संरचना के जो प्रकार है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। ठीक है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता क्या होता है? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार प्रतियोगिता दोनों की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट ये है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता से अभिप्राय उस बाजार संरचना से होता है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में फर्म निकट संबंध वाली परंतु विभेदीकृत वस्तु को बेचती है। इसके उदाहरण क्या हो जाएगा? साबुन, टूथपेस्ट और एसी। ठीक है, उसके बाद है इसकी विशेषताएं को देख लेते हैं। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है? बड़ी संख्या में विक्रेता होते हैं इसमें। ठीक है, और उसके बाद दूसरी है वस्तु विभेद। इसमें क्या होता है? वस्तु विभेद। ठीक है, वस्तु विभेद क्या होता है? वस्तु विभेद जैसे कि ब्रांड या आकार, रंग, रूप आदि के आधार पर वस्तुओं में अंतर होना, मतलब वस्तु जो है अलग अलग होती है आकार, रंग, रूप से। ठीक है, सब वस्तु जो है अलग होती है, उनका आकार अलग होता है, रंग, रूप आदि के उसमें अंतर होता है। दो वस्तु है तो उनमें अंतर होता है। ठीक है, मान लीजिए। अब विक्रय लागत क्या होती है? विक्रय लागत क्या होती है? विक्रय लागत वह लागत होती है जिसमें वस्तु को विक्रय करने के लिए उसको विज्ञापन पर जो व्यय होता है, ठीक है, वही होता है विक्रय लागत। उसके बाद है प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता। इसमें प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, इसमें कोई भी फर्म जो अपनी इच्छा से आ सकते हैं और अपनी इच्छा से जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में प्रवेश पूर्ण प्रतियोगिता की तरह आसान और स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, उस पूर्ण प्रतियोगिता की तरह जो है आसान नहीं होता है। उसके बाद है पूर्ण ज्ञान का अभाव। क्रेता और विक्रेता को बाजार की सभी स्थितियां जो होती है उनका पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। उसके बाद है कीमत निर्णय। ठीक है, इसमें एक फर्म ना तो कीमत स्वीकारक और ना ही कीमत निर्धारक होती है। ठीक है, जो प्रत्येक फर्म कीमत पर नियंत्रण रखती है। जितने भी इसमें एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में एक फर्म ना तो कीमत स्वीकारक और ना ही कीमत निर्धारक होती है, परंतु एक विशेष वस्तु को उत्पादित करने के लिए प्रत्येक फर्म कीमत पर नियंत्रण रखती है। उसके बाद गैर कीमत प्रतियोगिता। गैर कीमत प्रतियोगिता, कीमत प्रतियोगिता के अतिरिक्त गैर कीमत प्रतियोगिता भी एकाधिकारात्मक बाजार में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थी इसकी विशेषताएं। उसके बाद है मांग वक्र को देख लेते हैं। इसके एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग वक्र। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के तहत भी फर्म को नीचे की ओर गिरते हुए मांग वक्र का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अधिक मात्रा को केवल कम कीमत पर बेची जा सकती है। ठीक है, परंतु एकाधिकार की तुलना में इसमें मांग वक्र अधिक लोचदार होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे उत्पादन को कहाँ लिया गया है? एक्स अक्ष पे, और कीमत और आगम को किस में लिया गया है? वाई अक्ष पे लिया गया है। ओपी कीमत पर विक्रेता ओ क्यू मात्रा को बेच सकता है। ओपी कीमत पर विक्रेता जो है ओ क्यू जो है मात्रा को बेच सकता है। जैसे कीमत घटकर गिरकर OP1 हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है, O से OQ1 हो जाता है। इसका मतलब है मांग वक्र क्या होगा? ऋणात्मक ढाल वाला होता है। इसमें मांग वक्र क्यों ऋणात्मक ढाल वाला क्यों होता है? क्योंकि केवल फर्म कीमत जो फर्म होती है कीमत को कम करके ही अधिक मात्रा को बेच सकती है। ठीक है, उसके बाद है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार क्या होता है?
अल्पाधिकार से अभिप्राय एक ऐसी बाजार संरचना से होता है जिसमें समरूप या विभेदीकृत वस्तुएं बेचने वाली थोड़ी सी ही फर्म होती है। ठीक है, समरूप वस्तुएं और विभेदीकृत वस्तु बेचने वाली सिर्फ थोड़ी सी ही फर्म होती है, तो क्या होता है अल्पाधिकार, नाम से ही पता चल रहा है। अल्पाधिकार की विशेषताएं क्या है? कुछ फर्म होती है, मतलब बहुत कम फर्म होती है। इसमें परस्पर निर्भरता, दूसरा जो पॉइंट है परस्पर निर्भरता। ठीक है, अब परस्पर निर्भरता क्या होता है? अल्पाधिकार के अंतर्गत जो फर्म होती है एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहती है। ठीक है, इसका अर्थ है कि एक फर्म की गतिविधियां अन्य फर्म की गतिविधियों को प्रभावित करती है। ठीक है, उसके बाद है गैर कीमत प्रतियोगिता। अल्पाधिकार में जो फर्म जो होती है कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में होती है, परंतु जो कीमत युद्ध के डर से कीमत प्रतियोगिता से बचने का प्रयास करती है। ठीक है, इसके बाद है फर्म में प्रवेश पर प्रतिबंध। फर्म के प्रवेश पर प्रतिबंध, इसमें देखिए अल्पाधिकार के अंतर्गत थोड़ी सी फर्म होने का कारण क्या है? इसमें प्रतिबंध है। नई फर्म को उद्योग में प्रवेश करने से रुकावट होता है, रोका जाता है। ठीक है, उसके बाद है विक्रय लागतों की भूमिका। विक्रय लागतों की भूमिका कड़ी प्रतियोगिता और फर्मों की निर्भरता के कारण वस्तु के विक्रय को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विक्रय प्रोत्साहन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अल्पाधिकार में विज्ञापनों का पूरा जोर रहता है और बहुत विज्ञापन जीवन और मृत्यु के विषय बन जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है गैर कीमत प्रतियोगिता पर अधिक निर्भर रहता है। अल्पाधिकार के अंतर्गत जो एक फर्म है वो किस पर निर्भर रहता है? गैर कीमत प्रतियोगिता पर अधिक निर्भर रहता है। उसके बाद है समूह व्यवहार। अल्पाधिकार में विभिन्न फर्मों के बीच एक दूसरे पर पूर्ण निर्भरता पाई जाती है। इसका मतलब है एक विशेष फर्म के कीमत और उत्पादन के जो निर्णय होते हैं प्रतियोगी फर्मों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। कीमत और उत्पादन की नीति बजाय अल्पाधिकारी फर्म समूह निर्णय को महत्व देती है, जो कि सभी फर्म के हितों का संरक्षक होता है। ठीक है, उसके बाद है वस्तु की प्रकृति। अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्म समरूप या विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन करती है। ठीक है, समरूप वस्तु या विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन करती है। उसके बाद है अनिश्चित मांग वक्र। इसके अंतर्गत अल्पाधिकार के अंतर्गत एक उत्पादक का व्यवहार बिल्कुल निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है अल्पाधिकारी द्वारा सामना किए जाने वाला वक्र अनिश्चित या अनिर्धारित होता है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं थी। उसके बाद है अल्पाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग वक्र। एक अल्पाधिकारी फर्म का मांग वक्र अनिर्धारित होता है क्योंकि इसको सही प्रकार से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इसका मांग वक्र क्या होता है? अनिर्धारित होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये इसका चैप्टर 6 का जो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है।